हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स में स्टार्ट किए थे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, मास नंबर क्या होता है, न्यूट्रॉन क्या होता है, प्रोटॉन क्या होता है। उसी में हम कंटिन्यूटी में आज है रेडियो एक्टिविटी। तो रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, कौन से न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, कौन से स्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, कौन से अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होते हैं, तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई क्या करते हैं, रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई द रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई emit अल्फा और बीटा एंड गामा पार्टिकल्स। तो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई या तो अल्फा एमिशन करते हैं या बीटा एमिशन करते हैं और गामा एमिशन करते हैं। और इसलिए लगाया कि अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अल्फा का एमिशन करेगा तो वो बीटा का एमिशन नहीं करेगा, और अगर वो बीटा का एमिशन करेगा तो अल्फा का एमिशन नहीं करेगा। लेकिन गामा दोनों के साथ में आएगी, क्योंकि गामा इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। गामा क्या है? इट इज ए ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो गामा तो चाहे अल्फा निकले तब भी आपको मिलेगा, बीटा निकले तब भी मिलेगा। तो गामा तो आपको बाई प्रोडक्ट समझ लिए, गामा रेज जो है वो बाई प्रोडक्ट के केस में मिलेगी। लेकिन अगर कोई रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई है तो या तो वो अल्फा को एमिट करेगा या बीटा को एमिट करेगा, साइमल्टेनियसली दोनों उससे एमिशन नहीं होगा। ठीक है। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, द अनस्टेबल न्यूक्लियाई द अनस्टेबल न्यूक्लियाई, ठीक है, बाय एमिशन अल्फा गामा बीटा एंड गामा particles, unstable nuclei by emission alpha and beta gamma particle convert into किसमें? स्टेबल न्यूक्लियाई। तो जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई है वो अल्फा बीटा गामा पार्टिकल को एमिट करके क्या कर लेते हैं, स्टेबल न्यूक्लियर में चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो उसी में तो कुछ दो तीन पॉइंट बना के लिख लेते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव है इसकी खोज जो है, डिस्कवरी किसने की थी? द रेडियो एक्टिविटी डिस्कवर्ड बाय, किसने की थी? हेनरी, साइंटिस्ट है हेनरी बेकुलर। 1896 में की थी। कब की थी? 1896 में। ठीक है। तो इन्होंने क्या की, द रेडियो एक्टिव डिस्कवर्ड बाय द हेनरी बेकुलर, कब? 1896 में। तो इनकी डिस्कवरी में जनरली क्या था, ऐसा नहीं कि आज गए लैब में और कुछ नया पार्टिकल दे दिया, कुछ नई थ्योरी डेवलप कर दी, ये तो पॉसिबल है नहीं। तो इसका मतलब इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो इन्होंने बहुत सारा टाइम लगा ये डिस्कवर करने। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यूरेनियम लिया। किस चीज को? इन्होंने यूरेनियम लिया। तो ये यूरेनियम है, ये क्या है आपका? यूरेनियम। और इन्होंने इस यूरेनियम को ब्लैक पेपर में कवर कर दिया। किसमें कवर किया? ब्लैक पेपर। ये आपका है ब्लैक पेपर। यूरेनियम को ब्लैक पेपर में इन्होंने कवर कर दिया। ये आपका यूआर था और इन्होंने इसे ब्लैक पेपर में जो है वो कवर कर दिया। चलिए भाई, ठीक है। और उसके बाद में इन्होंने एक सिल्वर प्लेट रख दी, या सिल्वर फाइल आप कह सकते हैं। एक इन्होंने सिल्वर
सिल्वर पेपर कह सकते हैं, फॉयल कह सकते हैं, कुछ भी आप कहते हैं, एक इन्होंने सिल्वर फॉयल रख दिया। उसके बाद में इन्होंने एक फोटोग्राफिक प्लेट को रख दिया। किसको? ये है आपकी फोटोग्राफिक प्लेट। ठीक है, तो इन्होंने ये देखा कि यहां से कुछ रे निकल रही है। ठीक है, कुछ वो क्या कर रही है, सिल्वर फॉयल को, कुछ तो सिल्वर फॉयल को क्रॉस करते हुए फोटोग्राफिक प्लेट पे पहुंच रही है। तो यहां पे इन्हें कुछ रे जो है वो दिखाई। ठीक है, तो उन्होंने उसके बेस पे जो डिटेल एनालिसिस करके बताया कि ये अल्फा पार्टिकल है, बीटा पार्टिकल है, ये गामा पार्टिकल। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, सेकेंड पॉइंट इसी में लिखते हैं। देयर आर नियर अबाउट एलिमेंट या न्यूक्लियाई। ठीक है, ओनली 260 आर स्टेबल न्यूक्लियाई। मतलब 1500 नियर अबाउट न्यूक्लियाई हैं, जिसमें केवल 260 समथिंग है वो स्टेबल न्यूक्लियाई है, अदर जो क्या है वो अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है, दो तीन चीजें क्लियर हो गई। दूसरा, एमिशन रेट ऑफ अल्फा पार्टिकल, या लिखें रेट ऑफ एमिशन, रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा कामा बीटा एंड गामा आर इंडिपेंडेंट। किस पे इंडिपेंडेंट होता है? और इंडिपेंडेंट इन टेम्परेचर कामा प्रेशर, और जो भी सराउंडिंग एनवायरनमेंट है उस पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, द रेट ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल एंड गामा पार्टिकल are independent of temperature, pressure and environment condition. It is depend on किस पे डिपेंड करता है? इट इज डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई। ठीक है, ये उस पे नहीं, सराउंडिंग एनवायरनमेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ईटीसी उस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, इज डिपेंड ऑन द न्यूक्लियाई का कंसंट्रेशन कैसा है। ठीक है, उस पे बेसिकली ये डिपेंड करता है। ठीक है, इतनी बात नोट कर लो। अब आते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। अब देखते हैं कि किस बेस पे जो न्यूक्लियाई है वो डिवाइड किए गए, ये न्यूक्लियाई स्टेबल हैं और ये न्यूक्लियाई जो है वो अनस्टेबल। तो आते हैं स्टेबिलिटी बेल्ट। क्या है? स्टेबिलिटी बेल्ट। स्टेबिलिटी ये बेल्ट बताती है कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल हैं, कौन से अनस्टेबल हैं। अगर स्टेबल हैं तो उनकी कंडीशन क्या है, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं। आइए, तो स्टेबिलिटी बेल्ट में क्या है, एक्स एक्सिस पे है नंबर ऑफ प्रोटॉन, वाई एक्सिस पे है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इसकी कुछ कंडीशन है, कब न्यूक्लियाई स्टेबल होगा, कब न्यूक्लियाई अनस्टेबल होगा। तो पहला पॉइंट ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये कह रहा है कि फॉर द एटम, कह रहा है फॉर द एटम्स Z इज लेस देन 20, जिनके प्रोटॉन नंबर लेस देन 20 है, और स्टेबल न्यूक्लियाई
तो इस स्टेबल न्यूक्लियाई की कंडीशन है N/P अप्रॉक्सीमेट 1 होना चाहिए। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन का जो रेशियो है वो 1 होना चाहिए, या हम कहें कि N=Z है, वो अप्रॉक्सीमेट होना चाहिए। ठीक है, कितना? फॉर द एटम लेस देन 20, लेस देन इक्वल टू 20, उस केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर है, तो क्या हो जाएंगे? मॉलिक्यूल या न्यूक्लियाई, जो न्यूक्लियाई है वो स्टेबल हो जाएगा। तो इसमें एग्जाम्पल देखिए कौन कौन सा है। तो हमारे पास ऑक्सीजन हो गया 816, ये भी स्टेबल है। आपके पास नाइट्रोजन हो गया 714, आपके पास कार्बन हो गया 16 है, क्योंकि इसमें क्या है? 8 प्रोटॉन है 8 न्यूट्रॉन है। ठीक है, इसमें 7 प्रोटॉन है 7 न्यूट्रॉन है। ठीक है, 6 प्रोटॉन है और इतने न्यूट्रॉन है। तो हम ये दिखा सकते हैं, इट मींस तो पहली एक कंडीशन है कि अगर Z की वैल्यू 20 से कम है, तो हम ऐसे कह सकते हैं, ये इसे यहां से टच करा दिया और आगे, तो ये क्या किसके लिए है? N=Z के लिए। अगर N=Z है और Z की वैल्यू 20 से कम है, तो ये मॉलिक्यूल जो भी इस बेल्ट पे पड़ेंगे, इस पे, इस लाइन पे पड़ेंगे, जो भी इस लाइन पे पड़ेंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? वो सब स्टेबल न्यूक्लियाई। क्या होंगे? जो भी इस लाइन पे पड़ रहे हैं वो क्या होंगे? स्टेबल। ठीक है भाई। सेकेंड क्या कह रहा है? सेकेंड कह रहे हैं कि फॉर द एटम्स या फॉर द न्यूक्लियाई, जो भी आप लिखना चाहे, फॉर द एटम्स Z इज ग्रेटर देन 20। स्टेबल न्यूक्लियाई की कंडीशन क्या है इस केस में? स्टेबल न्यूक्लियाई की जो कंडीशन है, N/P की वैल्यू 1.6 और 1 के बीच में लाई करनी चाहिए। N/P की वैल्यू Z इज ग्रेटर देन 20 से ऊपर के जो भी एटम्स हैं, न्यूक्लियाई हैं, उनके केस में N/P का रेशियो 1 और 1.6 के बीच में होना चाहिए। तो 20 से ऊपर तो ये हो गए, मतलब इस डायरेक्शन की हम बात करेंगे, तो उसमें कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं? एग्जाम्पल आप ले लो, जैसे आपका Fe हो गया 26, 56, और क्या हो गया आपका Ag हो गया 108, इसके बाद में 40 से। ठीक है, तो इस बेल्ट पे जो भी न्यूक्लियाई पड़ेंगे, इसका मतलब क्या है? यहां पे क्या चीज इंक्रीज हो रही है? न्यूट्रॉन नंबर इंक्रीज हो रहे हैं। तो इट मींस इस दिस इज एक्सपेरिमेंटली वैल्यू, दिस ये क्या है? स्टेबिलिटी में। और ये कैसा है? एक्सपेरिमेंटल ग्राफ। मतलब Z=20 और इस पे जो भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इस पे जो पड़ेंगे, इस पे, इस लाइन पे जो पड़ेंगे, दे आर स्टेबल। और जो सबसे आखिर का मॉलिक्यूल, जो स्टेबल मॉलिक्यूल है, एटम है, उसकी वैल्यू कितनी है? ठीक है, थर्ड इसी में लिखते हैं। थर्ड है कि नो स्टेबल न्यूक्लियाई Z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 83। Z इज ग्रेटर देन 83। 83 से ऊपर कोई भी जो भी न्यूक्लियाई है वो स्टेबल नहीं है। ओनली, तो इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं? जो बिस्मिथ है,
इज स्टेबल न्यूक्लियाई। और बिस्मथ का कितना होता है? ये होता है आपका 83,209। तो बिस्मथ के बाद में जो भी मॉलिक्यूल हैं, जो भी आपके न्यूक्लियाई है, वो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं। ठीक है भाई। इसका मतलब और बहुत सारे जो एटम्स जो इस स्टेबिलिटी बेल्ट और एस एन इज इक्वल टू जेड लाइन पे नहीं है, दे आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाई। इट मींस हम जो ये कह रहे हैं कि यहां पे अगर कोई है, यहां पे है कोई, ठीक है, यहां पे है, यहां पे है, बहुत सारे हो सकते हैं, या यहां पे है, ठीक है। तो दे आर अनस्टेबल। तो ये क्या है? ये भी अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल है। मतलब इस n इज इक्वल टू जेड 20 से नीचे या इज इक्वल टू 20 पर, उसके अलावा जो मॉलिक्यूल इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं आते, ठीक है, जो एटम या जो न्यूक्लियाई इस स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं आते, उसके ऊपर आते हैं या उसके नीचे आते हैं, दे आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाई। क्लियर? दे आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाई। ठीक है। अच्छा, फोर्थ पॉइंट और लिखते हैं। फोर्थ क्या है? फोर्थ है द न्यूक्लियाई हैविंग even number of proton and neutron are stable। ठीक है। अगर जिसमें इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन है वो स्टेबल है, और 60% आर बिलोंग फ्रॉम दिस कैटेगरी, दिस ग्रुप, 60% इस ग्रुप में। ठीक है। एक और पॉइंट है, ओनली फ्यू न्यूक्लियाई हैव odd number of proton and neutron are stable। आई थिंक 3-4 हैं उसमें, एक में कौन सा है? आई थिंक 1s3, नहीं, आई थिंक 1s2। कौन सा है? 1s2। दूसरा लिथियम है, और जो थर्ड है वो आपका है नाइट्रोजन। दे हैव ऑल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन बट दे आर स्टेबल। ठीक है। तो ये 4-5 पॉइंट जो है वो अब आप नोट करें। अच्छा, तो मॉलिक्यूल जो या न्यूक्लियाई जो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है, वो क्या है? स्टेबल न्यूक्लियाई बनना चाहते हैं। तो जब वो स्टेबल न्यूक्लियाई नहीं है और स्टेबल न्यूक्लियाई बनना चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं? अल्फा बीटा पार्टिकल का एमिशन करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि एमिशन क्यों करते हैं? ठीक है। हमने मान लिया ये हमारे पास कोई न्यूक्लियाई है, एमिशन करने की उनकी कुछ प्रॉब्लम है। ये न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई में क्या है? न्यूट्रॉन होंगे, प्रोटॉन होंगे, न्यूट्रॉन होंगे, हाँ, प्रोटॉन होंगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही होंगे इनसाइड में।
तो इनके बीच में क्या लगता है, न्यूक्लियर फोर्स इज वेरी स्ट्रांग फोर्स, इससे ज्यादा कोई स्ट्रांग फोर्स नहीं है। अगर न्यूक्लियर फोर्स वीक फोर्स होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होगा, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स जो है अगर वीक होगा तो मॉलिक्यूल स्टेबल ही नहीं रह पाएगा। न्यूक्लियर फोर्स जो है वो बहुत ही स्ट्रांग फोर्स, तो ठीक है। तो इस प्रोटॉन और इस प्रोटॉन के बीच में क्या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है भाई, प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में क्या फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा होगा, रिपल्सिव होगा, क्योंकि इन पे दोनों पे चार्ज सेम है, रिपल्सिव होगा। इट मींस इफ किसी न्यूक्लियाई में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो रिपल्सन ज्यादा होगा, क्योंकि उस केस में न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत वीक हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रांग फोर्स, ठीक है। न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी लगता है। तो न्यूक्लियर फोर्स वेरी स्ट्रांग फोर्स है, ये प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी लगेगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में, ठीक है। तो अगर रिपल्सिव फोर्स ज्यादा है और न्यूक्लियर फोर्स कम है तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंक्रीज करने पड़ेंगे, नंबर ऑफ क्या करने पड़ेंगे, न्यूट्रॉन इंक्रीज करने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो डिक्रीज करने पड़ेंगे, ठीक है। इसके अपोजिट को कंडीशन आ जाएगी, अगर न्यूक्लियर फोर्स केवल न्यूट्रॉन एंड न्यूट्रॉन ही है तो न्यूक्लियर फोर्स क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो है ही नहीं। जब प्रोटॉन प्रोटॉन नहीं है तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट ही नहीं होगा, रिपल्सन होगा ही नहीं। उस केस में एक मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ये भी ठीक नहीं है, ये भी अच्छा नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जब भी या तो ऑटोमेटिकली, ये नेचर का रूल है, ये रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई अनस्टेबल स्टेबल में आने के लिए ऑटोमेटिकली अल्फा पार्टिकल बीटा पार्टिकल गामा पार्टिकल का इमिशन करता है, या हम क्या करते हैं उस पर बमबारी करा देते हैं, न्यूट्रॉनों की बमबारी करा देते हैं, ठीक है। तो अगर इस मान लिया यहाँ यहाँ ये कोई मॉलिक्यूल है, ये कोई इस मॉलिक्यूल है, तो ये क्वेश्चन आता है ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला जो न्यूक्लियाई है, या ये वाले न्यूक्लियाई ये वाले न्यूक्लियाई कौन सा एमिशन करें। अगर इस स्टेबिलिटी की बेल्ट के ऊपर है, इसका मतलब उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है, बैलेंस करना है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन उसमें क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। इट मींस यहां पे जो मॉलिक्यूल है N/P का रेशियो क्या हो रहा है, डिक्रीज करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन ज्यादा है, बैलेंस करने के लिए न्यूट्रॉन की वैल्यू कम, N/P का रेशियो जो है कम करना पड़ेगा। यहां पे जो डिके हो जाएगा वो होगा बीटा माइनस डिके, ठीक है भाई। और इस वाली बेल्ट पे आते हैं, यहां पर N/P का रेशियो, यहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है, ठीक है भाई। ये बेल्ट क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इंक्रीज करना पड़ेगा, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को इंक्रीज करना पड़ेगा, प्रोटॉन को कम करना पड़ेगा, इस केस में या तो अल्फा डिके होगा और बीटा माइनस डिके, ठीक है भाई। तो N/P अगर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा है तो बीटा डिके माइनस होगा, अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा है तो उस केस में या तो अल्फा डिके होगा या बीटा डिके होगा। और उसके बाद में ये मॉलिक्यूल जो न्यूक्लियाई हैं वो स्टेबिलिटी बेल्ट के नियर अबाउट जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे, और अगर वो स्टेबिलिटी बेल्ट के नियर अबाउट शिफ्ट हो जाएंगे देन दे आर स्टेबल, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट थे, पहला पॉइंट था अगर जेड से प्रोटॉन नंबर जेड 20 से कम है
और N/P का रेशियो 1 है तो वो भी स्टेबल न्यूक्लियाई होंगे। यहां तक की बात हो गई। उसके बाद में कह रहे कि Z की वैल्यू 20 से ज्यादा है और 83 से कम है, ठीक है, और N/P का रेशियो 1 और 1.6 के बीच में लाई करेगा, तब वो स्टेबिलिटी बेल्ट पे आएंगे और इस स्टेबिलिटी बेल्ट पर दे आर आल्सो स्टेबल न्यूक्लियाई। तो जो भी इस बेल्ट पे है, इस पे वो कैसे हैं, स्टेबल है, इसीलिए इसको स्टेबल बेल्ट कहा गया। ठीक है, दो तीन चीजें आ गई। इट मीन्स जो स्टेबिलिटी बेल्ट पे नहीं है दे आर ऑल अनस्टेबल न्यूक्लियाई, और उनको अगर स्टेबल कंडीशन में आना है तो या तो उन्हें बीटा डीके करना इमिट करना पड़ेगा या अल्फा डीके इमिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बीटा प्लस डीके होता है, ठीक है, तो बीटा माइनस डीके होगा, इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो कम हो जाएंगे, प्रोटॉन इंक्रीज हो जाएंगे और वो स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ आ जाएंगे। इस केस में अगर बीटा प्लस डीके हो रहा है या अल्फा डीके हो रहा है, इट मीन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं, प्रोटॉन है वो डिक्रीज हो रहे हैं और वो स्टेबिलिटी बेल्ट की तरफ पहुंच जाएंगे। ठीक है, मोस्ट स्टेबल न्यूक्लियाई, या सही कहें कि आफ्टर बिस्मथ नो मॉलिक्यूल इज स्टेबल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो आई होप कुछ चीजें समझ में आई होंगी, क्यों अल्फा डीके होता है, बीटा डीके होता है, क्या कंडीशन है। नेक्स्ट जो है वो हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ अल्फा डीके, बीटा डीके और गामा डीके इनकी स्टडी करते हैं, और उस केस में कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। अल्फा डीके और बीटा डीके अगर जनरली हो रहा है तो इनसाइड द न्यूक्लियाई क्या चेंज हो रहा है, कहां से एनर्जी मिल रही है, या मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, आइंस्टीन रिलेशन फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो चीज देखें। ठीक है, तो आई होप आप लोग लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आज लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। बेस्ट ऑफ लक।